नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। साफ तौर पर सन 2014 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में 5 राज्यों में कम से कम 2 बड़े राज्यों में बीजेपी को फिलहाल काफी बढ़त हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य जो हैं वो बड़ी जीत के साथ बीजेपी आगे आ चुकी है। हालांकि 3 राज्यों के अभी नतीजे आने बाकी हैं। नतीजे आने यानी कि पंजाब एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को हासिल हुआ है। अभी गोवा और मणिपुर जो है वो देखना हमारे लिए बाकी है। इसके अलावा हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि इस तरह जो आज चुनाव नतीजे हमारे सामने आए हैं वो देश की राजनीति को किस तरह की दिशा देंगे। आने वाले जो चुनाव हैं, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के चुनाव, साथ ही जो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन है वो किस तरह से बदल सकता है। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी हैं और साथ ही जानकार भी हैं। बीजेपी से मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेरे साथ समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से जावेद अली खान, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद कुमार शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और साथ ही विपुल मुदगल मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कॉमन कॉज एनजीओ के। सभी मेहमानों का स्वागत है। विनोद जी, आप किस तरह का टेक अवे अगर अंग्रेजी में कहा जाए इस चुनाव का है, खासकर राष्ट्रीय राजनीति के लिए मैं समझना चाहती हूँ। ये देखिए, एक स्तर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलेक्टोरली दूसरी ट्रिपल सेंचुरी है। 2014 में 328 के करीब सीटों सेगमेंट्स में वो जीत हासिल किए थे, जब 70 सीट हासिल की बीजेपी ने 80 में से, और अब भी 300 से ऊपर असेंबली सीट्स वो जीते हैं। तो एक स्तर पे एक बहुत भारी अचीवमेंट है उनके लिए कि वो किसी और प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़े थे और वहाँ पर उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है। उसके 2 कारण है मेरी नजर में। अगर आप चाहती हैं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं या थोड़ी देर बाद। 2 बड़ी वजह मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लेकर जो एक बड़ी बात ये कही गई थी, विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दरअसल नोटबंदी ने भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी, एक नई क्लास वॉर की तरह जिसको पेश किया गया, शायद ये एक कामयाबी की तरह साबित हुआ? इसको 3 स्तर पे हम देख सकते हैं। एक तो देखिए, जिस तरह से 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पे सरकार बनाई थी, वो ज्यादा नहीं चली और राम मंदिर के प्रकरण के चलते, लेकिन उस बार भी उन्होंने कल्याण सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनाया था, जो लोध कम्युनिटी से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं। उस थ्योरी पर, उस मॉडल पर बिल्ड करते हुए भारतीय जनता पार्टी का लगभग संपूर्ण ओबीसीकरण हो चुका है। भले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें या उनके पावर स्ट्रक्चर को देख लें, सत्ता में जो गवर्नमेंट में आप कह रहे हैं कि जो पार्टी बनिया ब्राह्मण पार्टी कहलाती थी वो अब ब्राह्मणों ने ओबीसीकरण हो गया। दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण थे, वो पार्टी का पिछड़ाकरण संपूर्ण हो गया था इस इलेक्शन से पहले। इस पिछड़ेकरण को लेकर और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे उठाए जो ओवरऑल हिंदुत्व के मुद्दे कहे जा सकते हैं। भले ही आप आतंकवाद से जो खतरा है उसको माने, भले ही आप ये जो प्रचार हुआ मंदिर और मस्जिद की जगह कोई दूसरी संज्ञाओं के जरिए प्रचार हुआ, प्रचार तो वही था। तो उसके चलते एक वैल्यू एडिशन उनके वोट बैंक में हुआ। मैं उसके लिए मॉरल जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हो सकता हूँ इस तरह की प्रक्रिया के, लेकिन वो हुआ। और तीसरा जो डिमोनेटाइजेशन था, उसने इस समागम को, इस अमलगम को, हिंदुत्व और पिछड़ेकरण के अमलगम को एक क्लास का स्वरूप दे दिया। और बहुत से लोग डिमोनेटाइजेशन से दुखी हुए थे, लेकिन वो फिर भी उसको पसंद कर रहे थे, आउट ऑफ क्लास रिवेंज अगेंस्ट द रिच पीपल। तो इन तीनों चीजों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, और खासकर मुख्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक चीज जो मैंने कई जगह जाकर कहा कि मैं तो अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहता हूं कि ये वेव थी और मुझे पता नहीं चली, मैं घूम रहा था, और लोगों को भी करवाना चाहिए। लेकिन ये वेव जो हमको इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि जो अंदर खाते जो हो रहा था वो हम लोग पकड़ नहीं पाए। लेकिन एक चीज जो हमने पकड़ी वो ये था, एक लीड मोटिव था कि नरेंद्र मोदी का नाम हर जगह लोग ले रहे थे। जी हाँ। विपुल मुदगल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात में यह है कि मैं चुनाव, इस जो मौजूदा चुनाव है इससे आगे बढ़ के देखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जमीन है 2019 की वो भी इस चुनाव के बाद तैयार हो रही है। वो अलग बात है कि 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य अभी भी कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 राज्यों में जीत हुई है बीजेपी की, इसमें एक बहुत बड़ा राज्य है और वो राज्य जो हमेशा दिल्ली को दिशा देता रहा है। क्या आपको लगता है जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी जो एजेंडा है वो बदल गया है, जो मायने हैं वो बदल रहे हैं?
अगले 2 साल में किस तरह की राजनीतिक और आर्थिक नीतियां हम देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो जिस तरह से हम लोग हिसाब लगाते थे पहले, वो अब हिसाब अब लगेंगे नहीं, क्योंकि देखिए जो मुख्य अपोजिशन है वो एकदम छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो अगर किसी चीज की आप खिलाफत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन को आपने आइडियोलॉजिकली आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, तो आप जनता के बीच में ले जाएंगे। वो लोग जो जिनकी नौकरियां छूट रही हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में और वापस आ रहे हैं देवरिया में, उन लोगों के बीच में आप जाएंगे, उसको कुछ मुद्दा बनाएंगे। लेकिन नहीं, आप नहीं कर पाए कुछ भी। तो आप देखें कि विपक्ष एक तरह से पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो मुझे तो कहीं पे एक तरह से महत्वाकांक्षा ही नहीं नजर आई। अगर थोड़ी बहुत भूख नजर आ रही थी, जो टीवी पे भी और जमीन पे भी देखने में मिल रही थी, जो इवन हारने वाली पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी में पंजाब में भूख नजर आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी में और थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में नजर आ रही थी, वो भूख कहीं थी नहीं, वो हंगर टू विन, कन्विक्शन नहीं था, वो कन्विक्शन नहीं था। तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये ऐसा चलता रहा, और तीसरी बात जो विनोद जी ने भी जिसका जिक्र किया कि ये माइक्रो अलायंसेस बना के आपने ये कर दिया, आपने देख लिया कि जो आपके पास नहीं आएगा उसको आप निकाल दीजिए, यादव नहीं आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, जाटव नहीं आएगा, उनको निकाल दीजिए, बाकी एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। आप एक एक के साथ जाइए, अलायंसेस बनाइए। और अगली बात यह है कि जो यूथ है उसे आप ध्यान से देखें, वो बहुत एस्पिरेशनल है। जाटव यूथ जाटव पार्टियों से दरक सकता है, यादव यूथ यादव पार्टियों से दरक सकता है, उसको एस्पिरेशन नजर आ रही है। और काफी हद तक ये भी माना जा रहा है कि दरअसल जाटव जो वोट है वो तक मायावती से हो सकता है दरक गया हो। यहां तक कि इस तरह के संकेत भी समझ में आ रहे हैं कि नॉन जाटव दलित ही नहीं बल्कि जाटव दलित में भी कुछ ऐसी सेंध लगी है कि बीजेपी को जो है उससे भी वोट मिला है। इवन मुस्लिम वोटर्स में भी अगर आप देखें तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि वो लगातार, अगर आप समीकरण बनाने ही है तो हम क्यों ना मेजॉरिटी के साथ बनाए। मतलब ये भी संभावना अब पैदा हो गई है। लेकिन विपुल मुदगल जी, इसमें सबसे बड़ी संभावना इसलिए बहुत ज्यादा कम नजर आती है क्योंकि एक भी कैंडिडेट को पूरे 403 सीटों में एक भी ऐसा व्यक्ति बीजेपी को नजर नहीं आया मुस्लिम समुदाय में जिसको वो टिकट दे सकते, शायद जिससे कुछ वोट बीजेपी के पास आ सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन वो एक संकेत था, वो उनके लिए पूरी तरह से, क्योंकि वो मेजोरिटी की पार्टी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं उसके बावजूद भी वोट दिया हो सकता है। संभावनाएं जो होती है ना, जो अजीबोगरीब संभावना, जैसे ये भी एक बड़ी घटना है, बहुत लोग इसे अजीबोगरीब घटना भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से जब हमें अगर समीकरण ही बनाने हैं, किसी दूसरे के साथ में बनाने हैं, तो मेजोरिटी के साथ नॉन नेगोशिएबल थोड़ी है। जावेद अली खान, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है, मैं जरूर आपसे जरूर बात करूंगी। जावेद अली खान, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस चुनाव की लगभग नतीजों की पूर्व संध्या पर इस बात का ऐलान किया कि अगर हमारी पार्टी बहुमत से कम रहती है तो हम बीएसपी के साथ जाने को तैयार हैं। अगर इस तरह के अलायंस में आप पोस्ट पोल अलायंस में जा सकते थे तो एक बिहार जैसा समीकरण क्यों नहीं बन सकता था जहां मायावती, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल जाते, तो शायद आज आपको ये तस्वीर न देखने को मिलती। देखिए, चूंकि पिछले चुनाव में हमारा अनुभव था कि हम बगैर बहुजन समाज पार्टी के सरकार बना ले गए थे, और उससे पहले वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ये तजुर्बा रहा कि वो बगैर समाजवादी पार्टी के अकेले सरकार बना ले गए थे। तो हम लोग इस बात को नहीं समझते थे कि इन दोनों ताकतों का मिलना जरूरी है, हम उस स्थिति को नहीं समझ पाए थे। और फिर बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई भविष्य में तालमेल हो तो ये दोनों पार्टियों के अंदर डिस्कस होना चाहिए और दोनों पार्टियों के नेतृत्व को इस बात पर कोई सहमति बनानी चाहिए जिस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाता। क्या आप 2019 की तरफ इशारा कर रहे हैं? रहा वो सवाल कि अखिलेश जी ने कहा था, तो अखिलेश जी ने तो एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में नहीं चाहेगा, रिमोट कंट्रोल से बीजेपी यूपी को चलाए, ये कोई नहीं चाहेगा। वो बात तो यहां तक थी। लेकिन अब तो सीधे सीधे चला लेंगे, रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब तो सीधे सीधे चलाएंगे, जाहिर है उन्हें जनमत मिला है, बहुमत मिला है, तो वो चलाएंगे। रहा सवाल 2019 का, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई कोई थम नहीं जाएगी, दूसरी पार्टियों की और राजनीतिक शक्तियों की वो जारी रहेगी। तो संघर्ष के दौरान और परिस्थितियों के हिसाब से जो भी अलाइनमेंट फोर्सेस के होंगे वो सामने आएंगे। अभी उस बारे में कहना कुछ जल्दबाजी हो। तो यानी 2019 के लिए जो है तस्वीर आप ये कह रहे हैं कम से कम अभी खुली हुई है, रास्ते खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी 2 साल 2.5 साल पौने 3 साल का वक्त बाकी है 2019 में, और बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी
अपना जो भी उनकी नीतियां हैं निश्चित रूप से उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और जो दूसरी राजनीतिक शक्तियां हैं वो भी उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगी। तो संघर्षों के दौरान जो एकता बनती है उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी से उसमें कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हम ऐसी सुखद स्थिति की कामना करते हैं कि सब बीजेपी विरोधी ताकतें एक मंच पर हों। जी हाँ, यानी कि बीजेपी जो है वो पुराने दौर की जो कांग्रेस हुआ करती थी वो शायद हो रही है फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर, कि कांग्रेस वर्सेस बाकी देश की पार्टियां, शायद बीजेपी नई कांग्रेस पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, दो महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल जो जानकार ये कह रहे हैं कि दरअसल पहली बार देश में या फिर 2014 के बाद अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जिस तरह से रिवर्स पोलराइजेशन नजर आ रहा है, यानी कि बहुसंख्यक समाज जो है वो पोलराइज हुआ है, जाति और तमाम दीवारें तोड़ते हुए बीजेपी को वोट किया गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके लिए बहुसंख्यक समुदाय जो है पहली बार पोलराइज हुआ है? नहीं, देखिए, यह अगर इस तरह से आकलन करेंगे तो बिल्कुल गलत है। पहले तो यह देखना इस सारे इलेक्शन को अगर हम समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस क्यों हारे उसकी तरफ आकलन करेंगे तो हम सही आकलन पे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहली बात, इस बार यह जो वोट है हम मानते हैं कि यह बीजेपी के लिए पॉजिटिव वोट है, नरेंद्र मोदी जी के लिए पॉजिटिव वोट है, विकास के लिए पॉजिटिव वोट है, और कोई ना नोटबंदी ना कोई एक स्कीम को लेके ये कोई रेफरेंडम नहीं था। यह जो 3 साल का जो गरीब कल्याण योजनाएं थी, भ्रष्टाचार को कम करने का जो कमिटमेंट था और डिलीवरी मैकेनिज्म में जो लीकेजेस थे उनको खत्म करने का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन सब के लिए ये पॉजिटिव वोट था। और जो आपने अपनी प्रश्न किया, अगर उस एनालिसिस को ले कि कंसोलिडेशन ऑफ मेजॉरिटी वोट, तो फिर देवबंद में हम कैसे जीतते? वहां तो 57% मुस्लिम बहुल जनसंख्या है। लेकिन चूंकि वहां सीट अगर बात करें गोपाल जी, तो ये भी याद रखना चाहिए कि वहां पर 3 कम से कम इतने मजबूत कैंडिडेट्स थे जिनमें वोट बढ़ गया है। मायावती ने 100 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, और जहां जहां मुस्लिम ऐसी सीटें थी जहां 40% से ज्यादा वोट था वहां बुरी तरह से वोट डिवाइड हुआ है। अगर इसकी बात की जाए, इसी को मैं पूरी तरह कह दूं कि मैंने एक पार्ट बोला था कि यह जो पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वोट था। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण मुद्दा हमने कम्युनिकेशन में लिया, जिसको अमित शाह जी और मोदी जी ने बहुत स्पेसिफिकली एम्फेटिकली लोगों तक पहुंचाया, कि यह जो इतने सालों से समाजवादी पार्टी, बसपा जो जाति की राजनीति करती थी और उसको वोट बैंक की तरह यूज करते थे, उससे किसी जाति का भला नहीं हुआ। जब तक सबका साथ सबका विकास वाली बात, किसी एक वर्ग की विकास से देश का विकास नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास में सभी जातियां आनी चाहिए और सबका समान अधिकार और उनको सब सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी एक और बात है, आपने बहुत बेहतरीन इलेक्शन लड़ा है, बहुत बेहतरीन आपने इलेक्शन एक और चीज मैं कह दूं, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन कम से कम इतनी बात याद रखिए कि आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद जो है वो सिर्फ जाति की समीकरण सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने या सिर्फ दूसरी पार्टियों ने देखे हैं। तो बीजेपी ने जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या उसमें जातियों का कोई नहीं है? नहीं, देखिए, वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए ये पार्टियां बनी, उनके लिए ध्यान रखा। और उन्होंने जो तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण और बात है, ये जो कांग्रेस थी, ये देखिए मुद्दे तो कई होते हैं। कांग्रेस ने जो सांप्रदायिकता की राजनीति की, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, उस हिपोक्रेसी को हम एक्सपोज करने में कामयाब हुए। ये जातिगत राजनीति से ऊपर, और ये सांप्रदायिकता की राजनीति जो टाइप ऑफ कांग्रेस करती थी, उस हिपोक्रेसी से जनता को हम कम्युनिकेट कर पाए, और जनता ने उस विकास की बात को, जिसमें सबका साथ सबका विकास है, जिसमें एक तेजी से विकास की बात है, जिसमें गरीब कल्याण की बात है, उस मैसेज को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया। और यह अल्टीमेटली रेफरेंडम, तो यानी बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि नए भारत में जो है वो एक भी मुस्लिम को टिकट न देना, ये बड़ी सांप्रदायिकता, ये बड़ी धर्मनिरपेक्षता, भूल जाते हैं इस बात को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब जबकि सबने भुलाकर जब मुस्लिम हमारे साथ, मैं कह रही हूँ आपको ऐतिहासिक मैंडेट आपको मिला है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या बीजेपी इस जिम्मेदारी को समझ रही है कि टिकट न देने के बावजूद भी जिस तरह से आपको बड़ा मैंडेट मिला है, क्या वाकई अब सबका साथ सबका विकास होगा? बिल्कुल, ये एक ही बात है। अगर आप देखिए हमारे पॉलिसीज वगैरह में देखिए, अगर उज्ज्वला योजना में हमने महिलाओं के लिए काम किया तो वह उसमें कोई जाति की कोई बात है क्या? अगर हम कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रोजगार की योजनाएं सबसे ज्यादा किनको मिलेगी? सभी वर्गों को मिलेगी। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी वर्ग विशेष की बात करेंगे तो सांप्रदायिक होंगे, अगर सबकी बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ में
हम तो चाहते हैं, यह तो एक प्रचार माध्यम था जिसको हम तोड़ने में सफल हुए कि हम सांप्रदायिक हैं। अगर हम कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स करें तो फिर अगर हम तो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स कभी भी कर सकते थे। ठीक है। तो इस बात को समझना, ये जनता को हम कर रहे हैं और ये हम अपने लिए भी समझते हैं ठीक है। कि हमें पूरे देश को साथ लेके चलना है और सबको साथ लेके चलना है। चलिए, विनोद शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि भाई विकास होगा, बात जायज भी है, विकास होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि एक घर छोड़ के दूसरे घर का विकास हो जाएगा। वो अलग बात है, प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था उत्तर प्रदेश में कि एक घर में बिजली आती है, दूसरे घर में नहीं आती है। तो क्या ये समझना चाहिए इस बात को कि बीजेपी वाकई इस जिम्मेदारी को समझ रही है? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसमें मुसलमानों को भागीदारी नहीं देना चाहती, अपने ही विकास में मुसलमानों को भागीदारी नहीं देना चाहती। ये सबसे बड़ा सवाल है, न सिर्फ गोपाल जी से लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, मेरा जाति। किसी भी देश में, लोकतंत्र में, देखिए बीजेपी ने इस इलेक्शन में एक बात सिद्ध कर दी कि वो मेजॉरिटी सेंटिमेंट्स की एसिमुलेटर है, लेकिन वो बड़ी एक्सक्लूसिव। विनोद जी एक बात है, मेरी बात पूरी करने एक दीजिए। प्रश्न है, आप ही करिएगा। आप बात काटते हैं, आपकी आदत है। आपको जब कोई चीज, मेरा प्रश्न ही था, चलिए आप मैं मौका दूंगी आपको। देखिए मान्यवर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और नहीं, आप भी शायद मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप भी कुछ कोर्स करेक्शन कर सकेंगे। देखिए जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उस स्थिति में जब बार बार हम आतंकवाद की बात करते हैं और जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान आतंकवादियों को पीछा करने का और उनको पकड़ने का एक बहुत भारी कैंपेन भी साथ साथ चलता है, तो उससे जनता के मानस पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। आप समझिए इस बात को कि यूथ हर समाज में बसता है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में यूथ है, और यूथ जो होता है वो बचा जज्बे वाला यूथ होता है। अगर हम इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे जहां पर हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप सत्ता की परिधि से बाहर बैठेंगे, तो फिर वो ना तो सत्ता सबका साथ सबका विकास है और ना ही वो आतंकवाद से लड़ने का सबसे बढ़िया मॉडल। आप समझिए इस बात को। और ये बात बीजेपी के भीतर के बहुत से लोग व्यक्तिगत तौर पे कहते हैं, और अब राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी चूंकि सक्षम है, उसके पास अब वो सत्ता है, वो पावर है, क्योंकि जब आपने किसी भी मुस्लिम भाई को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया तो आपने नींव रख दी थी अपने लिए फॉर मेजॉरिटी सेंटिमेंट एसिमुलेशन। आप समझिए इस बात को, शुरुआत वहां से हुई थी, सीट वो थी जिसको आपने पानी देकर एक बड़ा प्रश्न छोटा सा मेरा है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि मेजॉरिटी सेंटिमेंट के एसिमुलेटर है और प्रजातंत्र में सेंटिमेंट का महत्व है, तो आप ये क्यों नहीं एनालिसिस करते कि मेजॉरिटी सेंटिमेंट जो कि धर्मनिरपेक्ष पूरे समाज में इतने वर्षों से था, ये क्यों एंटेगोनाइज किया? बहुत से प्रचार भी है उसके कारण, बहुत सा प्रचार भी उसका कारण है, और बढ़ा चढ़ा के प्रचार करना भी उसका कारण है, जो कि परस्पर होता रहा है इस देश में 1991 ऑनवर्ड्स। जी हाँ, और गोपाल जी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर्स का काम ये होता है, नेतृत्व का काम ये होता है कि अगर जनता भी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है तो उनको लीड करना, सही डायरेक्शन में लीड करना ही नेतृत्व का काम होता है। विपुल मुदगल जी ये बताइए, फिलहाल के जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं या जो पार्टियां जो ये कहती हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता की पॉलिटिक्स करते हैं या सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा काला दिन रहा है। क्या आपको लगता है कि नए सिरे से उन्हें देखे जाने की जरूरत है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात तो यह है कि पोलराइजेशन था, इससे कोई डिनाई नहीं करता। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले भी डिनाई नहीं करते। पोलराइजेशन किया गया और पोलराइजेशन हुआ भी, लेकिन बहुत सारे लोग पोलराइजेशन करना चाहते नहीं होता, सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते नहीं होता। सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की और बहुत सक्सेसफुल रही, पोलराइजेशन करने की कोशिश की वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा, कम्युनिकेशन जहां किया वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। ये तो बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें, मतलब जब अगर बीजेपी हारती है किसी स्टेट में, तो हमने खूब उनके वो सुने हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग अपनी कोर आइडियोलॉजी पे वापस चले जाएंगे, हिंदुत्व आपको देखेंगे क्या हुआ। कम्युनिस्ट हारते हैं तो वो कहते हैं हम अपने लेफ्ट में वापस जाएंगे, देखेंगे कि हमारे मजदूर किसान क्या सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो वो कहां वापस जाती है? क्या कोई सोशल वेलफेयर की आइडियोलॉजी को ओन अप करने के लिए तैयार है? बल्कि अगर ट्विटर के सेंटिमेंट्स देखें तो फिलहाल गांधी परिवार को बचाने की कोशिश हो रही है कि हार के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप ये देखिए आरफा जी कि अगर उसमें अगर उसकी जरूरत है आपको, आप अगर ये कहेंगे कि भाई कम से कम खड़े होकर ये तो कहे कि हमने नरेगा शुरू किया, हम इसको पूरी तरह से वो ओन करते हैं, उसको ओन करने को तैयार नहीं है, तो आप क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं?
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है धर्मनिरपेक्ष ताकतें धर्मनिरपेक्षता का भी नारा नहीं देना चाहती। लेकिन गोपाल जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल रखना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जनता आखिर उनके दिए गए एजेंडे को क्यों खरीद रही है, उनके एजेंडे पे क्यों आ रही है जनता? वो जनता इसलिए भी आ रही है कि हम लोग माने या ना माने कि बहुत सारी जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो भी किसी न किसी तरह से माइनॉरिटी वोट की तरफ टकटकी लगाए देखती है कि किसी तरह से तो ये उसे आ जाए। धर्मनिरपेक्षता तो कैसे कह सकते हैं? उसमें बिल्कुल आप भी क्या आप- कह सकते, तो जो भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो राजनीति करते सिर्फ वोट हैं चाहिए। यही बात उनको है। एक तरफ ये देखना पड़ेगा। मतलब इसमें बीजेपी को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, हाँ। मैं बस इसमें ये कह रहा हूं कि उनको भी देखना पड़ेगा कि इस धर्मनिरपेक्षता को, इवन कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेके खड़ा होने से थोड़ा डरती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं हिंदू वोट निकल ना जाए। तो अगर धर्मनिरपेक्षता तुम्हारा नारा है तो कम से कम खड़े होकर उसे ओन अप करो। जी। अगर वेलफेयर स्टेट तुम्हारा नारा है तो उसे ओन अप करो, कम से कम अपनी आइडियोलॉजी को तो ओन ठीक अप है, करो। जावेद अली खान, ये सवाल आपके लिए है जो कह रहे हैं पिपुल मुदगलवी कि सिर्फ आपको वोट चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नीतियां नहीं चाहिए। नहीं, धर्मनिरपेक्षता को मैं और मेरी पार्टी एक जीवन शैली के रूप में समझती है, और हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ वोटों के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करते हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता इस देश की जरूरत है, इस देश के संविधान का संकल्प है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता लेकिन की बात पिछले करते 2 हैं। दशकों से जब बीजेपी वहां मौजूद नहीं थी और सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष जो है ताकतें, पार्टियां वहां रूल कर रही थी, तो कैसे ऐसा हो गया इस चुनाव में कि अचानक जो है एक तरफा, अगर मान लें कि सांप्रदायिकता के नाम पर वोट पड़ा है, तो कैसे रातों रात जो है वो सारी जनता सांप्रदायिकता के नाम पर इन्होंने वोट कर सबने रही है? मुस्लिम माइनॉरिटीज के नाम पे वोट मांगे, खुल के मांगे हर स्टेज पे। नहीं, माइनॉरिटीज की बात करना ये सांप्रदायिकता नहीं है गोपाल जी, मैं आपको बता दूं। फिर तो क्या नहीं, सांप्रदायिक सुनिए, धर्म के देखिए नाम इस पे? देश के अंदर कई कमीशन और कई ऐसी रिपोर्ट्स फिर आई तो हैं definition of जिसमें माइनॉरिटीज धर्मनिरपेक्षता की पे स्थिति चर्चा के होनी बारे में चाहिए। बयान किया गया है। तो माइनॉरिटीज के उत्थान की बात करना और आपका जो नारा है सबका विकास सबका साथ, उसके अंदर भी माइनॉरिटीज को लाने के लिए माइनॉरिटीज के उत्थान की बात करनी पड़ेगी। माइनॉरिटीज के उत्थान की और माइनॉरिटीज के विकास की बात करना सांप्रदायिकता कहीं बात से नहीं, कहीं उनका तक नहीं विकास होती है। करिए, आपने विकास नहीं किया, बात की, ये वाली बात एक्सपोज होती है। नहीं, विकास भी किया, और आप जो सबका विकास और सबका साथ का नारा देते हैं वो आपका नारा नहीं है, वो आप दूसरे राजनीतिक दलों को ताना देते हैं कि बाकियों ने नहीं किया। या आप गोपाल ताने जी के रूप में इस्तेमाल गोपाल जी करते हैं। 84 में अगर इन्होंने विकास 84 किया होता तो सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट क्यों आती? 84 परमानेंट दाग है कांग्रेस के दामन पर। उस 84 के इलेक्शन में दंगों के बाद कांग्रेस पार्टी ना सिखों से वोट मांगने गई, ना कोई सिख खड़ा किया, आपको याद है। और आप लगातार ताना देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि आपने वो क्या किया था। लगभग वैसा ही प्रकट मुझे अब होता हुआ यूपी में नजर आ रहा है। और 2014 के इलेक्शन में सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, 2014 के इलेक्शन में वो किसके नेतृत्व में था? वो ऐसे नेता के नेतृत्व में था जिसके जिनका संबंध थोड़ा 2002 से भी है। जी। और उसी तरह से अब भी जो इलेक्शन हुआ वो भी उन्हीं के संदर्भ। चलिए, मुझे मैं देखिए कार्यक्रम मेरी बात खत्म करना सुनिए। और माफ कीजिएगा, दलितों के बारे में बातें पिछड़े सुननी वर्ग पड़ेंगी की और बात कहनी कर रहे हैं। पड़ेंगी। गोपाल जी अगर माफ हमने कीजिएगा, देश मुझे को मालूम सही है आप दिशा में जवाब देना जाना है। चाहते हैं। ये नहीं, बहस एक बहुत लंबी है, सेकंड, लेकिन दलितों की कार्यक्रम बात कर ले, पिछड़े अरे वर्ग की भैया बात कर ले, 84 क्या किया? का मैं 84 का चलिए माफ कीजिएगा, मुझे 84 का समय पहला समय ड्रॉ बिल्कुल किया। समाप्त हो गया है। मुझे आपकी कार्यक्रम खत्म करना होगा। आपकी राजनीतिक दिशा जो है वो आगे तय होगी आगे आने वाले दिनों में कि आखिर 2-2.5 साल में 2019 से पहले किस तरह की नीतियां और किस तरह की दिशा हमारे सामने आएगी। सब कुछ काफी हद तक इस चुनाव पर निर्भर कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।